सर्जरी के नीट पीजी के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सर्जरी का नीट पीजी का क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले ये नीट 2024 के क्वेश्चंस जो इस साल आए हैं उसको मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब नीचे नीचे वैसे पुराने चलते चलेंगे। ठीक है, वाइल डूइंग फंडोप्लाइकेशन जीईआरडी में सर्जन ने क्या किया, एक असिस्टेंट ने उसके मैन्यूवर किया है कुछ। ठीक है, ये मैन्यूवर क्या है कि ये जो है ये स्टमक है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि ये स्टमक है, स्टमक के पीछे से इसोफेगस के पीछे से ये ले गया, आगे पीछे कर रहा है। जैसे हम लोग कैसे, अगर समझ लीजिए कि ये जूता है किसी व्यक्ति का, ठीक ना, और किसी व्यक्ति का जूता अगर मान लीजिए कि ऐसे है, ठीक है ऐसे, और उसको पॉलिश करने के लिए जब किसी को देते हैं तो इस पे कपड़ा ऐसे से मारता है ना आगे पीछे की ओर। ठीक है, तो यही चीज़ आगे पीछे हो रहा है। तो बोलता है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस मैन्यूवर को, इसको बोलते हैं शू शाइन मैन्यूवर। जैसे कि कोई जूता चमका रहा हो, ये इसीलिए किया जाता है कि पीछे आसानी से जगह बन जाए, है ना। तो फंडोप्लाइकेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये क्या है, एक तरह का निसेस फंडोप्लाइकेशन है ये। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फंडोप्लाइकेशन कौन है, तो निसेस फंडोप्लाइकेशन है। ठीक है, दिस पर्टिकुलर स्टेप इज नोन एज शू शाइन मैन्यूवर बिकॉज ये टू फ्रोथ में जो मूवमेंट हो रहा है फंडस का वहाँ पे, इट इज़ डन टू सी कि सफिशिएंट स्पेस है कि नहीं। कोई टेंशन में अपने को नहीं बांधना है, इसको सफिशिएंट स्पेस देते हैं, इसीलिए आगे पीछे करने के बाद यहाँ स्पेस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, टू क्रिएट स्पेस, ठीक ना, लेस टेंशन नहीं रहता है यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ ये था लेकिन चलेगा। प्रिंजल मैन्यूवर सबको पता है कि जब ब्लीडिंग होता है तो लीवर पेडिकल को हम लोग बंद कर देते हैं। ठीक है, हेनले मैन्यूवर क्या होता है, हेनले मैन्यूवर में बेसिकली वैस्कुलर आइसोलेशन ऑफ द इंजर्ड लीवर बाय अप्लाइंग वैस्कुलर क्लैम्प टू द सुप्राहेपेटिक एंड इंफ्राहेपेटिक इन्फीरियर वेना केवा पे इन एडिशन टू द प्रिंजल मैन्यूवर। यानी कि आईवीसी के ऊपर में, आईवीसी के नीचे में भी, दोनों में भी, है ना, HEANEY। ठीक है, हैने में क्या होता है, हैने में ऊपर और नीचे आईवीसी जो रहता है उसके दोनों तरफ हम लोग क्लैंपिंग करते हैं। ठीक है, इसको हैने मैन्यूवर बोलते हैं। प्रिंजल मैन्यूवर में सबको पता है कि लीवर के पेडिकल को हम लोग बांध देते हैं ताकि ब्लीडिंग ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, पेशेंट प्रेजेंट विद हाइटोसिस, ओके, एंड द स्वेलिंग इन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द नेक। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव राइज टू रिजर्जिटेशन एंड वेरियम साइन पे क्या मिलेगा। ये तो आराम से समझ में आ गया अपने को, क्या है ये, लैरिंजोसिल है कि नहीं, कि डिस्फाजिया ल्यूसोरिया है। ठीक है, कि फेरेंजियल पाउचेज है जेंकस डायवर्टिकुलम। मेरा आंसर यही होगा, है कि नहीं। सबको पता है इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन दो मसल के बीच के डिफेक्ट हो जाता है, TP एंड CP। ठीक है, थायरोफेरेंजियस और क्रिकोफेरेंजियस रहते हैं। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। नॉर्मली द स्वेलिंग इज ऑन लेटरल साइड, हिस्ट्री ऑफ हेरिटोसिस इंकर्स जेंकस डायवर्टिकुलम प्रोड्यूसर थ्रू किलियन डेहिसेंस से बिटवीन थायरोफेरेंजियस क्रिकोफेरेंजियस। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है, बैरियम सॉल्व होता है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है, डायवर्टिकुलेक्टमी करते हैं एंड क्रिकोफेरेंजेक्टो मायोटोमी करते हैं। डोल्हाम्स प्रोसीजर जो होता है एंडोस्कोपिक प्रोसीजर होते हैं, याद रखें। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बैरियम सॉलो पे जिंकस डायवर्टिकुलम दिखता है, प्रोट्रूजन थ्रू द क्लिनल डेहिसेंस, थायरोफेरेंजिक क्रिकोफेरेंजिक इन्वेस्टिगेशन बैरियम सॉलो, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस डायफेरकिलोक्टमी एंड क्रिकोफेरेंजियोमायोटोमी करते हैं। डोल्हाम प्रोसीजर इसके लिए एंडोस्कोपिक प्रोसीजर होता है। किलियन ट्रायंगल क्या होता है बिटवीन थायरोफेरेंजियस एंड क्रिकोफेरेंजियस, ये भी FMG में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, चलते हैं आगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या होता है, देखिए डोल्हाम प्रोसीजर अभी तुरंत आ गया, हम लोग पढ़े और तुरंत आ गया। क्या है ये, एक तरह का एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है कि इसके लिए जेंकस डायवर्टिकुलम के लिए। ठीक है, जेंकस डायवर्टिकुलम के लिए प्रोट्रूजन जो होता है यहाँ से होता है। थायरोफेरेंजियस ये पढ़ चुके हैं। डोल्हाम्स प्रोसीजर क्या होता है, D से E याद रखें। डोल्हाम्स प्रोसीजर एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है। ठीक है ना, इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ये फोटो भी देख करके पूछता है कि ये कौन सा प्रोसीजर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसको भी याद रखें। एंडोस्कोपिक स्टेपलिंग करते हैं डायवर्टिकुलोटोमी के लिए, जेंकस डायवर्टिकुलम के लिए करते हैं। ये ऐसे रहता है, यहाँ से हम लोग एंडोस्कोपी लेते हैं और इसको काट करके हटा देते हैं, ऐसा बना देते हैं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिडिल एज का एक पेशेंट आया है। ठीक है, अपर एब्डोमिनल पेन, पेट में अगर मान लीजिए इसको हम ऐसे समझें तो यहाँ पे अम्बलाइकस है तो इसके ऊपर में पेट दर्द हो रहा है आफ्टर हैवी मील, ओके। टेंडरनेस इन द अपर एब्डोमेन एंड एक्सरे पे अपने वाइडनिंग ऑफ मीडियस्टिनम। क्यों वाइडनिंग ऑफ मीडियस्टिनम सुन के आपको दिमाग में क्या चल रहा है, और ये न्यूमोमीडियस्टिनम है, अरे फट क्यों गया, है कि नहीं। इसका मतलब है कि कुछ तो पक्का फटा है कि नहीं। यानी कि ईसोफेगस में ये स्पॉन्टेनियस परफोरेशन के रूप में आ सकता है। यस,
परफोरेटेड अगर पेप्टिक अल्सर होगा तो गैस अंडर डायफ्राम लेके आएगा ना, फॉरेन इसोफेगस में अगर फॉरेन बॉडी हो जाएगा तो उसके कारण अलग प्रेजेंटेशन है। रप्चर ऑफ द इम्फाइसेमेटस बुल्ला, नहीं, इसके कारण नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हैवी मील के बाद यही तो था बोयर्स फेनोमेना, बेसिकली बोयर्स जो बीमारियां थी यही तो थी, फट जाती थी, ठीक ना, स्पॉन्टेनियस परफोरेशन ऑफ द इसोफेगस है ना, एक्यूट बाउट ऑफ अल्कोहल के बाद, ठीक है। न्यूमो मेडिस्टिनम का अगर केस है तो पेप्टिक अल्सर तो नहीं होने वाला है क्योंकि वो बॉवल परफोरेशन के रूप में आएगा। एयर इन द मेडिस्टिनम का मतलब ये परफोरेशन इसोफेगस में आया है। डू नॉट कंफ्यूज बाय द पेन एंड द अपर एब्डोमेन, द पेन कैन बी एट किसी भी लेवल पे हो सकता है, सर्वाइकल लेवल पे भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है, रेडिएटिंग टू शोल्डर इन द अपर आर्म में भी जा सकता है। इसको बोहिवर्स सिंड्रोम बोलते हैं, सबको पता है, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। न्यूमोमीडियस्टिनम के रूप में अपने को दिखता है, यहाँ पे गैस दिखेगा, ठीक ना, कंटिन्यूअस डायफ्राम साइन के रूप में, कंटिन्यूअस डायफ्राम साइन के रूप में दिखेगा। न्यूमोमेडिस्टिनम के रूप में न्यूमोमेडिस्टिनम होगा तो अपने को पता है यहाँ पे एक एंगुलर नॉच जैसे बन जाएंगे, इसको क्या बोलते हैं, नेक्लेरियोस भी साइन। न्यूमोमेडिस्टिनम जो रहते हैं उसमें स्पिनैकर साइन, स्नेल साइन जैसे बन जाते हैं यहाँ पे, ठीक ना, यहाँ स्नेल, ठीक है। और उसमें क्या होता है, आगे हम चलेंगे तो गिंको लिप साइन भी बनते हैं, साइन ऑफ सर्जिकल इम्फाइसेमा, एयर बिटवीन द मेजर पेक्टोरलिस मसल फाइबर क्रिएट अ ब्रांचिंग पैटर्न बना देते हैं, गिंको लिप साइन, ठीक ना, जैसे कि इसको उठाया गया हो, ठीक है, ये उठा हुआ रहता है स्नेल के जैसा यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, ऐसे याद करेंगे तो स्नेल साइन हो गया। ये सब साइंस जो हैं अपने को बोहिवर सिंड्रोम में मिलेगा, है कि नहीं। न्यूमोमीडियस्टिनम में बेसिकली, न्यूमोमीडियस्टिनम में ये सब मिलने वाला है अपने को, है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, एक आदमी आया है 45 साल का, प्रेजेंटेड विद द, ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्फेजिया के साथ बोथ डिस्फेजिया टू बोथ सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड दोनों के लिए हो रहा है। इसोफेजियल मैनोमेट्री जब किया गया तो इसमें प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन विथ ग्रेटर देन 20% ऑफ द वेट, ठीक ना, swallow and abnormal is increased in the lower इसोफेजियल प्रेशर जो है बढ़ा हुआ है, लोअर इसोफेजियल बढ़ा हुआ है, ठीक है। इसमें टाइप पूछ रहे हैं, ये आएगा टाइप 3 एक्लेजिया कार्डिया में, ठीक है, एक्लेजिया कार्डिया में आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम शिकागो क्लासिफिकेशन किसके लिए किया जाता है, बताइए जल्दी से, शिकागो क्लासिफिकेशन किसके लिए किया जाता है, एक्लेसिया कार्डिया में किया जाता है, ठीक ना, एक्लेसिया कार्डिया, सी से कार्डिया, सी से शिकागो क्लासिफिकेशन। अगर हम शिकागो क्लासिफिकेशन में टाइप 1 टाइप 2 तीनों में तो लोअर इसोफेजियल स्पिंचर नॉन रिलैक्स रहते हैं, पेरिस्टाल्सिस तीनों में नहीं होता, ये डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट नहीं है, यहाँ डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है। प्रेशर इसमें नॉर्मल रहते हैं, 2 में हाई रहते हैं, ठीक ना, और पीई ग्रेटर देन 20% रहता है। टाइप 3 में हाई तो रहता है, डिजिटल ए स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन ग्रेटर देन 20% में रहते हैं, डिजिटल लेटेंसी जो रहता है लेस देन 4.5 सेकेंड रहते हैं, ठीक है। याद रहेगा ये सब चीज़। अपने को क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, क्या पकड़ना है, ये पकड़ना है, ग्रेटर देन 20% विथ नॉर्मल एबनॉर्मल इंक्रीज 450 से ज़्यादा पे, ठीक है, यस। आगे आते हैं, एक्लेजिया कार्डिया के बारे में कुछ और बात हम लोग जान लेते हैं। एक्लेजिया कार्डिया के रूप में बर्ड बीक साइन अपने को देखने को मिलता है, एब्सेंस ऑफ इनहिबिटरी ऑर्बिक प्लेक्सस। ये क्वेश्चन पूछेंगे हम, पूरा का पूरा नहीं, होल अगर जाएगा तो कहाँ जाएगा बताइए, कॉन्जेनाइटल मेगा कोलोन में, कॉन्जेनाइटल मेगा कोलोन जिसका दूसरा नाम क्या होता है, हर्ट्सप्रंग डिजीज में, ठीक ना, ठीक है। इसमें सिर्फ इनहिबिटरी और बैक प्लेक्सस के फाइबर जाते हैं। सेकेंडरी एक्लेजिया जो होता है ड्यू टू चागास डिजीज, जिसमें सब मेगा कोलोन मेगा सब बन जाता है, ठीक ना। सूडो एक्लेजिया जो रहता है ड्यू टू कैंसर जो रहता है, कैंसर ऑफ द कार्डिया ग्रेटर देन लंग, ठीक है। यंग एज में डिस्फेजिया जो रहता है लिक्विड में ज़्यादा रहता है ग्रेटर देन सॉलिड्स, ठीक है। एक्लेजिया कार्डिया, इंक्रीज रिस्क ऑफ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा इन द प्रॉक्सिमल डिस्टिलेटेड पार्ट, है कि नहीं। इसको कैसे समझते हैं हम लोग, ऐसे समझते हैं कि जब भी ऐसे समझे कि इसोफेगस में जो पूरा का पूरा तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है, लोअर पार्ट में एडिनो कार्सिनोमा होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये अब तो एक तरह का कॉलमनार चालू हो जाता है। लेकिन जब बार बार रिफ्लक्स होता है कि नहीं, तो ये जो लाइन होते हैं ये ऊपर की ओर खसक जाएंगे, ठीक है। और ये बेसिकली एक तरह का इसोफेगस जैसा बन गया, तो इसोफेगस जैसा बन गया तो इसमें कौन सा कैंसर होगा, स्क्वामस सेल कैंसर होगा। इसीलिए बोल रहा है रिस्क ऑफ स्क्वामस सेल कैंसर इन द प्रॉक्सिमल डायलेटेड पार्ट में, प्रॉक्सिमल डायलेटेड पार्ट में,
ठीक है, गलती मैं बोल दिया, गलती क्या बोल दिया कि यहाँ पे तो एडिनो कार्सिनोमा होगा ना, ये एक तरह का इतना दूर जो इसोफेगस का था वो एक तरह का स्टमक जैसा रूप ले लिया, ठीक है, स्टमक जैसा रूप ले लिया, काम बढ़ गया, मतलब ग्लैंड्स आ गए, तो यानी कि एडिनो कार्सिनोमा। लेकिन इसके कारण जो ऊपर में प्रॉक्सिमल पार्ट में डायलेटेड हो गए, उसके कारण क्या होगा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होगा। ये कॉन्सेप्ट है। एक्सरे बर्ड बिग साइन अपने को मिलेगा, रैट टेल साइन मिलेगा, यहाँ आप देखने को मिल रहा है रैट टेल साइन, बर्ड बिग साइन। मैनोमेट्री गोल्ड स्टैंडर्ड है, ठीक ना, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड इज मैनोमेट्री विच इज शिकागो क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये बताइए कि GERD में गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होते हैं, GERD में गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है, कमेंट करके बताइए। मैनोमेट्री में गोल्ड स्टैंडर्ड शिकागो क्लासिफिकेशन हो गया। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है, हेलर मायोटोमी और डॉर का पार्शियल फंडोप्लाइकेशन करते हैं। PUMB होता है, ठीक ना, ये बेसिकली अंदर ही अंदर जाते हैं, टनल बनाते हैं, काट के ऊपर आ जाते हैं, ठीक ना, यस। उसके बाद हम लोग चलते हैं, इजी क्वेश्चन है इसमें। 50 साल का एक ओल्ड फीमेल थी, उसको डिस्फेजिया और चेस्ट पेन हो रहा था, बैरियम जब करवाया तो ये ऐसा हो गया। ऐसा क्यों हो जाता है, ड्यू टू हेलिक्वाइड पैटर्न ऑफ द मसल्स। हेलिक्वाइड पैटर्न यानी कि ये डिफ्यूज स्पैज्म में है, डिफ्यूज स्पैज्म में है, तो इस बीमारी का नाम भी क्या होगा, DES, डिफ्यूज इसोफेजियल स्पैज्म, ठीक है। कॉर्क्रिव अपीयरेंस के जैसा मिलता है। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, कोई भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे देंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगा, लॉन्ग मायोटोमी, मसल को हटाना होगा, है ना, फ्रॉम स्पिंचर टू द आर्च ऑफ एरोटा, स्पिंचर से लेकर के आर्च ऑफ एरोटा तक अपने को लॉन्ग मायोटोमी करना होगा, ठीक है। बैरियम सोलो पे DES में कॉर्क स्क्रू इसोफेगस अपने को देखने को मिलता है। आगे आते हैं, एजाइगस प्रिजर्विंग रिपेयर ऑफ TEF इज डन फॉर द फॉलोइंग रीजन। आप मुझे ये बताएं कि मैं क्यों TEF मतलब ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टूला कहीं है, मैं वहाँ इसोफेगस क्यों प्रिजर्व कर रहा, एजाइगस क्यों प्रिजर्व कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि डिकंजेशन हो जाए एनास्टोमोसिस साइट पे, इसीलिए फॉर फिजिबिलिटी ऑफ द इजी रिकवरी के लिए, टू प्रिवेंट द रिकरेंस के लिए, नन ऑफ द अबव। आपको भी पता है कि उस रास्ते में जब एजाइगस आता है तो हम उसको सिर्फ साइड कर देते हैं, ठीक है, और उसके कारण क्या होता है, वो इन्फीरियर वेना केवा से थ्रू चला जाता है, वहाँ पे डिकंजेशन ना हो, इसीलिए रिपेयर ऑफ द अपर टूथ ऑफ द इसोफेगस होता है बाय राइट पोस्ट्रोलैटरल, है कि नहीं, राइट से ही जाएंगे, पोस्ट्रोलैटरल थोरैकोटोमी से। लोअर 1/3 में एजाइगस वेन होते हैं जो कि सुपीरियर वेना केवा में ड्रेन करते हैं, यही तो मैं बता रहा था, है कि नहीं, सुपीरियर वेना केवा में ये ड्रेन करते हैं लोअर 1/3 साइड में, इसीलिए उसको हटाना पड़ेगा ताकि यहाँ पे डिकंजेशन ना हो जाए एनास्टोमोसिस पे, ठीक है, ओके। ये बैरियम इनीमा पे आपको कुछ रफ जैसा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे उतना प्लेन नहीं दिख रहा है बर्ड बिग साइन के रूप में, है कि नहीं, कुछ ऐसा लिखा भी नहीं है, तो कैंसर इसोफेगस हो गया। एक्लेजिया कार्डिया वगैरह में बहुत स्मूथ जाता है, बहुत स्मूथ, ये स्मूथ नहीं है, रफ जैसा कुछ है, ठीक है। देखिए पढ़िए आप, बैरियम सोलो जब करवाएंगे तो डबल बैरल इसोफेगस अपने को देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, इसमें कैंसर इसोफेगस में बैरियम स्वॉलो साइन ऑफ इसोफेजियल डाइसेक्शन होता है ये, ठीक ना, इसोफेजियल फट चुका है, ठीक है, मैनेज कंजर्वेटिवली। लेकिन अगर ये सब तो अलग अलग है, फेनाइल इसोफेगस होता है, ठीक है ना, जो कि GERD और ये क्वेश्चन पूछा जाता है जी, ठीक है, कि ये वाला फेनाइल इसोफेगस या यूसनोफिलिक इसोफेजाइटिस होते हैं, ठीक है। ये डबल बैरल रहेगा तो इसमें अपने को इसोफेजियल डाइसेक्शन के रूप में डबल बैरल दिखेगा, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे रफ जैसा दिखा हुआ है, ये जो है कैंसर इसोफेगस के रूप में जाता है। इजी क्वेश्चन, एक लड़का आया है, उसकी माँ लेके आई है कि डिफिकल्टी इन सॉल्विंग ऑन हिस्ट्री प्लेइंग विद द कॉइन एक्सरे। नियम क्या है, AP व्यू पे अगर जो गोल है वो इसोफेगस होगा, ठीक है, इसोफेगस होगा, सिंपल। AP पे अगर गोल दिख रहा है तो सर ने क्या बताया कि ये इसोफेगस है ना, ऐसे याद करें, इसोफेगस है, सिंपल। अगर LT पे लैटरल व्यू में अपने को अगर गोल दिखेगा तो वो लैटरल व्यू में, लेकिन हम लोग को सर ने क्या बताया, सर ने बताया कि कुछ नहीं, अपने को कोई व्यू नहीं, सिर्फ AP व्यू पे ध्यान दें, गोल रहेगा इसोफेगस, लंबा रहेगा, ऐसे खत्म कहानी हो जाएगा ट्रैकिया, खत्म कहानी, ये इसोफेगस में है।
ठीक है, आंसर हो गया ए। ख़त्म कहानी हो गया। इसमें अपने को सबको मिला है कि एक्सरे में फॉरेन बॉडी अगर इसोफेगस में रहे तो देखिए गोल है, और इसमें लैटरल व्यू में अपने को ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये अगर देखिए 2 रिम के साथ अगर आएगा तो बटन बैटरी होता है। ठीक है, एंड क्वाइन इन द इसोफेगस हो सकता है। बटन बैटरी जो रहता है डबल रिंग साइन के साथ प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, उसके आउटर और इनर एजेस के कारण। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग क्या चीज़ पे, बैरेट पे। ट्रू अबाउट द बैरेट इसोफेगस के बारे में बोल रहा है, एक्सेप्ट पूछ रहा है। ठीक है, इसमें हाइपर प्लास्टिक चेंजेस इन द लाइनिंग ऑफ द इसोफेगस होते हैं। हाइपर प्लास्टिक चेंजेस नहीं, पेशेंट इज यूजुअली हाइपर प्लास्टिक नहीं होते हैं यार, मेटा प्लास्टिक होते हैं, मेटाप्लेजिया हो जाता है, सबको पता है कि नहीं। बैरेट में पेशेंट इज यूजुअली एसिम्टोमेटिक, यस। हिस्टोलॉजी ऑफ द लीजन शो म्यूकस सेक्रेटिंग गॉबलेट सेल, यस। क्रॉनिक GERD इज ए प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, यस। बात तो सही है। यहाँ पे क्या गलत हो गया, हाइपर प्लास्टिक नहीं होता है, मेटाप्लास्टिक होता है या मेटाप्लेजिया होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज हाइपरप्लास्टिक नहीं होगा, मेटाप्लेजिया होगा। ठीक है, बाकी पेशेंट इज यूजुअली एसिम्टोमेटिक होते हैं, बात सही है। हिस्टोलॉजी में लीजन जो है तो म्यूकोसेक्रेटिंग गॉबलेट सेल से करते हैं, और क्रॉनिक GERD इज द रिस्क फैक्टर 4। ठीक है, बैरेट इसोफेगस की बात करेंगे तो मेटाप्लेजिया सबसे ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन डिस्प्लेजिया, ग्रेटर देन एनाप्लेजिया, देन कैंसर। ठीक है, अगर ये भी देखा जाए कैसे कैसे कैंसर बढ़ता है, सबसे पहले मेटाप्लेजिया से डिस्प्लेजिया, डिस्प्लेजिया से एनाप्लेजिया, एनाप्लेजिया से कैंसर में बढ़ता है। ये इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया, इंटेस्टाइनल क्यों, जो बाद में बनता है उसके नाम पे, सेल दैट फॉर्म लेटर, नोमेनक्लेचर उसके आधार पे होता है, नोमेनक्लेचर उसके आधार पे होता है। तो यहाँ सेल क्या होते हैं, स्क्वामस से चेंज हो करके इंटेस्टाइनल टाइप हो रहे हैं, इसीलिए इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया बोला जा रहा है। ठीक है, या कॉलमनार, इंटरस्टिशियल कॉलमनार है। इंटेस्टाइनल कॉलमनार ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर लॉन्ग सेगमेंट हो जाएगा, 40 टाइम हायर रिस्क ऑफ एडिनो कार्सिनोमा होगा। यस, एडिनो ही तो होगा, क्योंकि देखिए ना ये इंटेस्टाइनल टाइप है। ठीक है, इन क्रोमो इंडोस्कोपी मिथाइलिन ब्लू देखते हैं हम लोग रंग देखने के लिए, है ना। ये बोला जाता है कि क्या देखेंगे, कैंसर देखने के लिए मिथाइलिन ब्लू यूज़ करते हैं। हिस्टोलॉजी पे एल्शियन ब्लू यूज़ करते हैं, ठीक ना, हिस्टोलॉजी पे एल्शियन ब्लू यूज़ करते हैं। इन डिस्फेजिया, अगर डिस्फेजिया में दिक्कत हो रहा है तो लो ग्रेड के लिए अपने को फॉलो करेंगे। हाई ग्रेड अगर हो रहा है तो सबसे पहले रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन से उसको ट्रीटमेंट ही कर दो। ठीक है, अगर डिस्फेजिया हो रहा है तो, ठीक है ना। लेकिन यूजुअली ये एसिम्टोमेटिक रहते हैं, ठीक है, तो एसिम्टोमेटिक रहते हैं तो कोई ट्रीटमेंट नहीं, अपना GERD के लिए जो भी अपना देते हैं वो देंगे, PPIs और दिस दैट। ठीक है, लेकिन यहाँ क्रोमो इंडोस्कोपी के लिए मिथाइलिन ब्लू ये क्वेश्चन आ चुका है, हिस्टोलॉजी के लिए एल्शियन ब्लू यूज़ करते हैं। ठीक है, और डिस्फेजिया अगर लो ग्रेड है तो उसको फॉलो अप करते रहें, छोटा मोटा दवाई देके ठीक करते रहें, लेकिन हाई ग्रेड है तो उसको भाई सर्जरी कर दो। ठीक है, सर्पेंजियस अल्सर, अगर सांप जैसा अल्सर दिख रहा है तो आपको सबको पता है डिस्टल इसोफेगस पे तो ये CMV का केस है कि नहीं। यस, हर्पीज़ में तो आपको पता है वेसाइकल जैसे कुछ बनते हैं, है ना, जो वर्ड रिजर्व ही है पूरा हर्पीज़ के लिए। ठीक है, हर्पीज़ एक स्मॉल वेसाइकल्स के रूप में आएगा जो कि पेनफुल होता है। देयर ऑल व्हेन दे रप्चर, ये वॉल्केनो अपीयरेंस के साथ आता है। इंक्लूजन बॉर्डरी में काउड्री A बनता है, काउड्री टाइप B कहाँ बनता है ये बताइए। ठीक है, काउड्री टाइप B कहाँ बनता है ये बताना आपको। काउड्री टाइप A तो बता दिए आपने, ठीक है। काउड्री टाइप A अपना कहाँ बन गया है, हर्पीज़ में बन गया है, ठीक ना। हर लिप्स है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिप्स, LIPTUS, लिप्स बॉडी बनते हैं यहाँ पे, है ना। ऐसे हम लोग ने याद किया है। CMV क्या होता है, इंक्लूजन। CMV का जो इंक्लूजन होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक बैसोफिलिक एंड इंट्रान्यूक्लियर इस्नोफिलिक। याद रखें ये चीज़, ये पैथोलॉजी का क्वेश्चन एक तरह से हो सकता है। CMV के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग ने देखे हैं, ठीक है। CMV में ऑल आई अपीयरेंस ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं। यहाँ पे आते हैं, आप देखिए 3 तरह का, देखिए ये उजला उजला पैचेज दिख रहा है, ये कैंडिडा का है, ठीक ना। ये CMV अल्सर आपको दिख रहा है यहाँ पे, है कि नहीं, वॉल्केनो अल्सर जैसा, है कि नहीं। वॉल्केनो अल्सर नहीं, वॉल्केनो वाला तो यहाँ देखिए, वॉल्केनो कैसे रहता है, अगर वॉल्केनो देखे होंगे तो ज़मीन है और ज़मीन से उठा हुआ एक ऐसे रहता है और यहाँ पे ऐसे करके रहते हैं, तो वैसे ही वॉल्केनो अपीयरेंस अपने को मिलता है तो हर्पीज़ में, ठीक ना, हर्पीज़ में, हर्पीज़, ठीक है। हर मतलब हर्पीज़ में बहुत आग है ना, हर में बहुत आग है, ऐसा करके याद कर ले आप, ठीक है। हर्पीज़ बहुत पेनफुल होते हैं। काउड्री टाइप इंक्लूजन बॉडी, वॉल्केनो डार्क इरप्शन। CMV लार्ज सेल कंटेनिंग यूसोफिलिक, इंट्रान्यूक्लियर फ्रिक्वेंटली बैसोफिलिक होते हैं। GERD में बलून सेल मिलते हैं, ठीक है, बलून सेल मिलते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है,
इसोफेगस के लिए एक बार ध्यान से सुन लें, ठीक है, याद रखेंगे। जेंकस डाइवर्टिकुलम के लिए बैरियम सोलो आपको पता है ऐसा कुछ दिखता था, है ना, तो ये हो गया जेंकस डाइवर्टिकुलम के लिए बैरियम सैलो पे। ओके, एक्लेजिया के लिए बैरियम सॉलो करते हैं, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड अपने को मैनोमेट्री है। और जितने भी मोटिलिटी डिसऑर्डर हैं, ठीक ना, जैसे नट क्रैकर इसोफेगस, DES, जैक हैमर इसोफेगस, सब के लिए जितने भी क्या बोलते हैं मोटिलिटी डिसऑर्डर हैं, सब के लिए मैनोमेट्री करेंगे। इसोफेजियल परफोरेशन अगर हो गया किसी का तो बैरियम सॉलो करेंगे टू सी द इन्फ्लामेशन। एंड फॉर द न्यूमो मिडास्टिनाइनम के लिए CECT करते हैं द बेस्ट, ठीक है। हवा को देख लिए, स्टिक्चर वगैरह बन गया है तो बैरियम इसोफेगस ही करते हैं। वेव एंड रिंग के लिए भी बैरियम इसोफेगस करते हैं। GERD के लिए देखिए, यही मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, कमेंट करने आंसर आ गया। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है 24 आर pH मॉनिटरिंग, जिसको डी मिस्टर क्राइटेरिया भी बोला जाता है। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 11। नाउ कम्स 12। 7 वीक का ओल्ड एक बच्चा है, अच्छा, प्रोजेक्टाइल नॉन बिलियस वॉमिटिंग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ये बेसिकली डायग्नोसिस क्या बन गया, बताने की ज़रूरत है या बताइएगा आप। CHPS का डायग्नोसिस बन गया है जी, ठीक है। ये बच्चा उल्टी कर रहा है तो इसमें क्या होता है, हाइपोकैलेमिक एल्कालोसिस। सोच के देखते हैं, हाइपर कैलोरिक नहीं होते हैं, हाइपर ये गलत हो गया, हाइपर कैलोरिक गलत हो गया, हाइपो सही था, लेकिन हाइपोक्लोमिक हाइपर नहीं, दोनों गलत है, ठीक है ना। ये आंसर सही है, ठीक है। इसमें देखिए, आप सोचिए, पहले ये लड़का वॉमिटिंग करेगा तो H+ और Cl- का लॉस करेगा, तो ये तो समझ में आ रहा है कि हाइपोक्लोरेमिक हो जाएगा, है ना। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि पोटाशियम कैसे लॉस होगा, क्योंकि इसके बॉडी में H+ का क्या हुआ है, H+ का लॉस हुआ है, ठीक है। जब H+ का लॉस होगा तो ये अल्कलोसिस में चला जाएगा, इतना अभी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अल्कलोसिस और हाइपोकैलेमिक वाली बात तो इससे हैं और इससे क्लियर हो रही है। अब ये अगर मैं प्रूफ कर दूं कि हाइपोकैलेमिया होगा कि हाइपरकैलेमिया होगा तो काम आपका आसान हो जाएगा, है कि नहीं। अब आप सोच के देखें एक बार, क्योंकि जब बॉडी में क्या बोलते हैं, जो बॉडी में पानी की कम होगी तो एक तरह से रास एक्टिवेट होगा, अल्डोस्टेरॉन एक्टिवेट होगा। अल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, है ना, अल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, देखिएगा, अरे मेरे तो शरीर में पानी की कमी हो रही है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इधर से अपना सोडियम और वाटर को एब्जॉर्ब करना चालू कर देगा और इधर से H+, है कि नहीं, और एक तरह से H+ और पोटाशियम फेंकना चालू कर देगा बाहर, है कि नहीं, मेंटेन करने के लिए। जैसे ही पोटाशियम फेंकेगा ये हाइपोकैलेमिया के रूप में आ जाएगा, सिंपल एज दैट, है कि नहीं, सिंपल, यही आंसर है इसका। तो आंसर क्या हो गया, हाइपोकैलेमिक अल्कलोसिस, वो भी मेटाबॉलिक वाला, है कि नहीं। और पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया आता है, अरे गजब है, इसके शरीर में अल्कलोसिस है तब पर भी ये एसिड को रिलीज कर रहा है, देख रहे हैं, एसिड को बाहर फेंक रहा है, इसको पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया हम लोग बोलते हैं, ठीक है। CHPS बन गया, ये क्लियर हो गया। आगे आते हैं, CHPS में क्या फ्लूइड देते हैं। CHPS में अपने को क्या देना है, 5% डेक्स्ट्रो, 0.9% NaCl और 20 mg KCl। नहीं, हाफ द स्ट्रेंथ देते हैं ना, स्ट्रेंथ का आधा देते हैं, 0.45 वाला ही आंसर होगा, कोई आंसर ही नहीं है 0.40, तो क्लियर निकल के आ जाता है मेरा आंसर। क्या आता है, डेक्स्ट्रोज दे दो, है ना, क्योंकि बच्चा बहुत वॉमिटिंग किया, ऐसे भी वो पच नहीं रहा है खाना, उसमें शरीर में शक्ति की कमी हो गई, ठीक है। उसका 0.45 NaCl, क्यों, बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं करते हैं हम लोग, है ना, क्लोराइड से और सोडियम से धीरे धीरे देते हैं क्योंकि बच्चा ही है, और 20 ग्राम KCl देते हैं क्योंकि हाइपोकैलेमिया था, सिंपल एज दैट। एडल्ट में नॉर्मल सलाइन दे देंगे हम लोग, एडल्ट रहता तो ये नॉर्मल सलाइन हम लोग दे देते। आरएल जो रहता है लीवर में जाता है कोरी साइकिल के थ्रू, गेट कन्वर्टेड टू बाइकार्बोनेट, ठीक है। मैंने पहले बताया है कि आरएल में जो लैक्टेट होता है वो कोरी साइकिल के थ्रू फिर जाकर के बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर जाता है और अल्कलोसिस को बढ़ाता है, इसीलिए आरएल तो नहीं देना है अपने को। पोटाशियम इज ओनली एडेड जब यूरिन आउटपुट स्टार्ट होगा, सलाइन हैज 154 मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम एंड सेम अमाउंट ऑफ क्लोराइड, याद रखें, 154 मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम रहते हैं, उतना ही क्लोराइड भी रहता है। ऑस्मोलैरिटी कितने रहते हैं, 315 रहते हैं, ठीक है। आरएल हैज 130 मिली इक्विवेलेंट रहते हैं सोडियम, ठीक है ना। क्लोराइड रहता है 110, पोटाशियम रहता है 4, कैल्शियम रहता है 3, लैक्टेट रहता है 30, ऑस्मोलैरिटी रहता है 277।
एंड 5% डेक्सट्रोज जो रहता है हाइपोस्मोलर होता है, उसमें तो 250 ही रहता है मिलियोस्मोल, दस इसीलिए हेड इंजरी में प्रीफर नहीं करते हैं। क्या क्या समझे? मैंने यहाँ से एक चीज़ सीखा कि एन एस में बेसिकली 154 मिली इक्विवेलेंट सोडियम और क्लोराइड दोनों होगा, ठीक है। फिर आरएल में पढ़ रहा हूँ, आरएल में क्या क्या होता है, आरएल में अगर मुझे सोडियम बताना होगा तो 130 मिली इक्विवेलेंट, ठीक है। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, आप लोग को आसान लगता होगा। क्लोराइड जो रहता है 110 लिखे, है ना। कैल्शियम जो रहता है 3 लिखे, सॉरी पोटाशियम पहले, पोटाशियम जो रहता है 4 लिखे, कैल्शियम जो रहता है 3 लिखें, ठीक है ना। लैक्टेट जो रहता है 30 लिखें, ठीक है ना। और सबका बाप ऑस्मोलैरिटी जो रहता है 277 लिखें, ठीक है। यहाँ ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है? 315 होती है, यहाँ ऑस्मोलैरिटी 277 होता है, ठीक है। और डेक्सट्रोज जो 5% डेक्सट्रोज वाला आता है उसमें 250 होता है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, एक तरह से हाइपोस्मोलर हो गया, इसीलिए हम लोग इसको प्रीफर नहीं करते हेड इंजरी में। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, एब्डोमिनल मास अपने को पाइलोरिक एब्डोमिनल मास इन पाइलोरिक स्टेनोसिस इन न्यूबॉर्न बेस्ट पैल्पेटेड एट, ठीक है। क्या बोल रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को पाइलोरिक स्टेनोसिस हो गया है, ठीक है, CHPS कॉन्जेनाइटल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस इन न्यूबॉर्न चाइल्ड बेस्ट पैल्पेटेड कब? ड्यूरिंग फीडिंग ना, इन अम्लाइकल एरिया, नहीं, इन एपीगैस्ट्रिक एरिया। यस, यही आंसर है, इन एपीगैस्ट्रिक एरिया। बहुत लोग गलती कर देते हैं इसमें, एपीगैस्ट्रिक एरिया में मारते हैं, ठीक ना, ऊपर की तरफ, राइट टू लेफ्ट पढ़े होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, बेस्ट पैल्पेटेड और एपीगैस्ट्रिक एरिया में आता है। अगर आप स्टमक को देखेंगे तो ये ज़्यादातर CHPS जो बीमारियां हैं वो फर्स्ट बॉर्न मेल चाइल्ड में ज़्यादा होती है, 4:1। प्रोजेक्टाइल नॉन बिलियस वोमिटिंग के रूप में 2 से 8 वीक पे आता है, 4 से 6 वीक। ऑलिव सेपेट लंप दिखते हैं कहाँ? देखिए यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, कहाँ? एपीगैस्ट्रियम में दिखते हैं, ठीक है। लेफ्ट टू राइट पेरिस्टाल्सिस होते हैं, यानी कि इधर से इधर की ओर पेरिस्टाल्सिस होता है। कोई PM प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन का कोई चीज़ नहीं। नो पॉलीहाइड्रोमिनोस, इसमें कोई पॉलीहाइड्रोमिनोस तो नहीं होगा, ऐसा लोग सोच रहे हैं, ठीक ना, कि CHPS में, क्योंकि ऐसा सोच रहे हैं लोग ऐसा, माने बच्चे ऐसा सोचते हैं, ठीक है, कि ये वाला अगर बंद है तो इसमें एमनियोटिक फ्लूइड तो जाता नहीं होगा, तो बाहर में एक्यूमुलेट हो जाएगा एमनियोटिक फ्लूइड, यानी कि पॉलीहाइड्रोमिनोस तो नहीं होते। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है? UAG। इसका एक लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। CHPS जो रहता है इसका डायग्नोसिस हम लोग USG बेस्ड बनाते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस USG रहता है। USG में हम लोग पाइलेरोस के देखते हैं, उसका लेंथ अगर 16 mm से ज़्यादा होगा, ठीक है। 4 चीज़ हो गया, अगर उस टोटल लेंथ 16 से ज़्यादा, थिकनेस 4 से ज़्यादा और विड्थ 14 से ज़्यादा, ठीक है। क्या है? 4 है, 14 है, 16 है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा ये क्या है? थिकनेस है, थिकनेस हो गया 4, लेंथ नहीं, विड्थ हो गया 14 से ज़्यादा और लेंथ हो गया कितना? 16 से ज़्यादा आने पे, ठीक है। इसमें अपने को बहुत सारे साइन मिलते हैं, किसमें? UAG पे टारगेट साइन, एंट्रल निपल साइन, सर्विक्स साइन, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दें, कभी कभी यही बुड़बक बना देगा हम लोग को कि बैरियम मिल का साइन कौन है और UAG का साइन कौन है। UAG का साइन क्या होता है? ACT होता है, ठीक है। UAG का साइन क्या होता है? ACT। A से क्या होता है? एंट्रल निपल साइन होते हैं, C से सर्विक्स साइन होते हैं, T से टारगेट साइन होते हैं, ठीक है। यानी कि एंट्रल निपल साइन हो गया। एंट्रल निपल साइन में अपने को क्या करना है? सर्विक्स यहाँ बना दीजिए, ठीक है। सर्विक्स बना दीजिए, यहाँ पे सर्विक्स जैसा ऐसा चीज़ आ गया और यहाँ पे टारगेट बना दो, ठीक है। तो क्या चीज़ हो गया? अपने को पूरा देखने को क्या मिल रहा है कि ये सर्विक्स जैसा कोई चीज़ बन गया है, सर्विक्स में एक निपल जैसा कोई चीज़ बन गया और टारगेट बन गया। ये USG पे अपने को देखने को मिलता है। बैरियम मिल पे क्या मिलता है? स्ट्रिंग साइन, मशरूम साइन देखने को मिलेगा, डबल ट्रैक साइन, कैटरपिलर साइन, शोल्डर साइन, ये सब जितने भी साइन है वो अपने को बैरियम मिल पे मिल रहा है। CHPS में इलेक्ट्रोलाइट की एब्नॉर्मलिटी होती है, हाइपोक्लोरेमिक, हाइपोकैलेमिक, मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस विद पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया आता है। रिसर्सिटेशन के लिए N/2 सलाइन यूज करते हैं, 0.45 NS यूज करते हैं, KCl प्लस 5% डेक्सट्रोज के साथ बढ़ाते हैं, या RL भी दे देते हैं, लेकिन RL ऐसे अवॉइड करते हैं, ठीक है। CHPS में जो होता है सर्जरी CHPS कोई नॉन सर्जिकल इमरजेंसी है, बेसिकली इसको मैनेज करना है अपने को इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ही, ठीक है ना, वो कर लिए तो चलेगा, ठीक है। उसका क्या करते हैं अपने को? सर्जरी जब बच्चा स्टेबल हो जाएगा, उसका यूरिन आउटपुट 1 ml प्रति kg प्रति आवर आने लगे और बाइकार्बोनेट 30 मिली इक्विवेलेंट से कम हो जाए, ठीक है, तो इसमें ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है? रैमस्टेडी,
पाइलोरोमायोमेटमी करते हैं, बड़ा प्यारा सा है। इसी का इसको काटते काटते ऊपर से काटते रहते हैं जब तक पाउट कर जाए, ऐसे मुंह निकाल दे। सर ने बड़ा प्यारा बताया, जब पाउट कर जाएगा तो अपने को वहाँ रुक जाना है, पूरा होल म्यूकोसा को नहीं काट देना है, ठीक है ना, बाहर से काटना चालू करते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एट्रोपिन और बलून डायलेटेशन करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एट्रोपिन यूज करते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर कहाँ पे होता है, ठीक है। सबको पता है कि अगर मैं ऐसे स्टमक बनाऊं, ठीक है, हाँ, गैस्ट्रिक कर्वेचर यहाँ पे हो, यस, तो ये क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटर कर्वेचर। ग्रेटर कर्वेचर, ये लेसर कर्वेचर होता है, ठीक ना। तो गैस्ट्रिक कैंसर ज़्यादातर जो होते हैं लेसर कर्वेचर के अराउंड इंसिसुरा एंगुलारिस के आसपास होते हैं। यस, यही आंसर हो गया। यस, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट जो होता है बिनाइन गैस्ट्रिक अल्सर के, है ना, अल्सर के अदर जंक्शन ऑफ इंसिसुरा लेसर कर्वेचर बिनिन टुवार्ड्स द लेसर एंड द मैलिग्नेंट टुवार्ड द ग्रेटर, ठीक है। यानी कि ग्रेटर में यहाँ पे मैलिग्नेंट होते हैं, यहाँ पे जो रहते हैं बिनाइन होते हैं, याद रखना है। लेसर वाले में बिनाइन होते हैं, ग्रेटर वाले में मैलिग्नेंट होता है, ठीक ना, ठीक है। बिनाइन टुवार्ड्स द लेसर एंड मैलिग्नेंट टुवार्ड्स द ग्रेटर होते हैं, ठीक है। ये क्या पूछ रहा था, गैस्ट्रिक अल्सर किधर होता है, लेसर में होता है, खत्म कहानी। 16 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेशन ऑफ एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट इन द ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर। ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर पे इंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे, क्लॉट एट द बेस पे मैंने क्लॉट देखा, तो क्या इंडोस्कोपिकली मैं हटा दूँ, ना, क्लॉट इन स्टमक, क्लॉट इन स्टमक अगर है तो इससे क्या मैं करूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ। विजिबल ब्लीडिंग एट द बेस, यस, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और इंडोस्कोपिक में लाइगेशन करेंगे हम, कुछ तो कुछ करेंगे ही, है कि नहीं। नॉन ब्लीडिंग छोड़ दो ना, नॉन ब्लीडिंग रुक गया है अगर क्लॉट से, क्लॉट स्टमक में चला गया है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ब्लीडिंग कर ही नहीं रहा है, लेकिन ब्लीडिंग अगर कर रहा है ना, तो आपको अभी इंडोस्कोपिकली ट्रीटमेंट के लिए तैयार रहना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसको ट्रिक करने के लिए हम क्या करेंगे, CBAD ट्रायड बोल रहा है, बेस्ड ऑन द फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन द इंडोस्कोपिक अपीयरेंस एट द अल्सर, किस तरह के दिखते हैं, ठीक ना। इसमें फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन होता है, इंडोस्कोपिक अपीयरेंस ऑफ द पेप्टिक अल्सर, हाई रिस्क और लो रिस्क को बताते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं टाइप 1 में क्या होता है, ब्लीडिंग कंटिन्यूइंग, ब्लीडिंग हो ही रहा है, साफ आपको दिख रहा है, एस्पर्ट, ठीक ना, और परसिस्टेंट इन इस टाइप A एंड ऊज करे तो 1B होता है, ठीक है। अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू पल्स और पल्सेटाइल, अगर ये पल्सेटाइल हो जाए, किसको क्या बोलते हैं, ये वर्ड यहाँ गलत लिखा हुआ है, पल्सेटाइल होगा, मैंने पल्स टाइप ऐसे फेंक रहा है तो टाइप 1 है, और ऊज कर रहा है धीरे धीरे तो 1B में आता है, ठीक है। ये हाई रिस्क ब्लीडिंग के लिए में आता है बच्चे, ठीक है। टाइप 2 में क्या आता है, टाइप 2 में पास्ट ब्लीडिंग हुआ था, इसका आपको आराम से विजुअल, जैसे कि विजुअल वेसल्स आपको बेस पे दिखेगा, ये भी हाई रिस्क में ही आता है, ठीक है। क्या क्या आता है टाइप 2 में, टाइप 2 के A में विजुअल वेसल्स अपने को दिखेंगे, B क्लॉट एट द बेस जो अपने को दिख रहा था, C में एसिड हेमेटिन एट द बेस, ठीक है। टाइप 3 में क्या होता है, क्लीन, वहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। अल्सर का बेस जो होता है क्लीन दिखता है, क्लीन अल्सर बेस, ठीक है। तो आप समझ गए, यहाँ पे इंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट के लिए जो हम ध्यान से देखते हैं, बेस्ड ऑन द फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन द इंडोस्कोपिक अपीयरेंस ऑफ द अल्सर, वी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 इज परसिस्टेंट और ब्लीडिंग कंटिन्यू, ठीक ना, ब्लीडिंग कंटिन्यू होगा तो ब्लीडिंग कंटिन्यू होकर अगर पल्सेटाइल होगा तो टाइप 1 होगा, 1B में ऊज करता है, ये हाई रिस्क में आता है। टाइप B में पास्ट हुआ था ब्लीडिंग, इसके एविडेंस रहते हैं। A वाले में हम लोग को बेस पे विजिबल वेसल दिखते हैं, ये हाई रिस्क होता है। 2B में क्लॉट एट द बेस दिखता है और C में एसिड हेमेटिन दिखता है, 3 में क्लियर अल्सर बेस रहते हैं, ठीक है। अमंग द गिवन ऑप्शंस विजुअल वेसल एट बेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेशन ऑफ इंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट इन द ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर, ओके। ये बात ध्यान रखें, अगर अपने को विजुअल वेसल दिख रहा है, विजुअल वेसल दिख रहा है बेस पे, ठीक है ना, जैसे कि विजुअल वेसल दिख रहा था बेस पे ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पे इंडोस्कोपिक आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है, जो मेरा क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है। ये हाई रिस्क में आता है, अगर ऊज कर रहा होता तो हाई रिस्क, कोई ब्लीडिंग नहीं है, सीधा चल जाइए, क्लॉट स्टमक, क्लॉट एट द बेस, ये सब लो रिस्क में आता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लीड रिस्क क्राइटेरिया, कितना ब्लीड रिस्क होगा, गिव 5 प्रिडिक्टर प्रेजेंटेड बाय द एक्रोनिम, ब्लीड से ही होता है। ऑनगोइंग ब्लीडिंग,
ऑन गोइंग ब्लीडिंग, लो ब्लड प्रेशर। देखिए BLEED से हम लोग याद करेंगे कुछ, T से P से क्या होता है, ऑन गोइंग ब्लीडिंग, तो ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, लो, L से क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर होता है। E से क्या होता है, एलिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन टाइम होते हैं, ठीक ना। E से क्या होता है, इरेटिक मेंटल स्टेटस हो गया, ठीक ना। और D से क्या होता है, कुछ कोमॉर्बिड डिजीजेज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ब्लीडिंग का रिस्क होने का क्या हो सकता है, ब्लीडिंग का रिस्क 5 प्रिडिक्टर देख करके कि कैसा होगा, ब्लीडिंग का रिस्क कितना। अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो बहुत ज़्यादा है, लो बीपी बहुत दिक्कत है, प्लेटलेट टाइम बढ़ गया है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम तो दिक्कत वाली बात है, इरेटिक मेंटल स्टेट गलत बात है, कोई मॉर्बिड डिजीज़ है तो और दिक्कत होगा, है कि नहीं। कुछ अपने को ब्लैचफोर्ड स्कोर इंक्लूड होते हैं, ब्लैचफोर्ड स्कोर्स होते हैं डन बिफोर इंडोस्कोपी के लिए। इसमें अपने को हीमोग्लोबिन लेवल, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, पल्स, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, है ना, और कोई मेलेना है कि नहीं, सिनकोप वगैरह का हिस्ट्री तो नहीं है, नो पास्ट और प्रेजेंट लीवर डिजीज, हार्ट फेलियर, ये सब पूछते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन जो हमारा चीज़ है इंडोस्कोपिक फाइंडिंग के रूप में, है ना, इस पर ध्यान देते हैं हम लोग। और रॉकेल स्कोर भी होता है क्राइटेरिया के डन आफ्टर इंडोस्कोपी, रॉकेल जो रहता है उसमें डन आफ्टर इंडोस्कोपी करते हैं। इसमें बेसिकली हम लोग एज लेते हैं, ब्लड प्रेशर लेते हैं, एज लेते हैं, ब्लड प्रेशर लेते हैं, कितना फॉल हुआ है, शॉक को मॉर्बिडिटी है कि नहीं, डायग्नोसिस एंड एविडेंस ऑफ द ब्लीडिंग देखते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन में मैं समझा चुका हूँ। 1A में क्या होता है, आर्टेरियल और स्पर्टिंग हेमरेजेस होते हैं। 1B में क्या होता है, ऊजिंग हेमरेजेस होते हैं। 2B में वेसिकल वेसल जो हमारा क्वेश्चन है, 2B में एडहेरेंट क्लॉट होता है एट द रेट बेस, ठीक ना। 2C में डार्क बेस हेमेटिन कन्वर्टेड इनटू लीजन। 3 में लीजन विदाउट एक्टिव ब्लीडिंग और क्लॉट चला गया है पेट में, ठीक ना। यस, दिस इज ऑल अबाउट फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन। फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन इंडोस्कोपिक फाइंडिंग रहता है, उसको बताता है। एक एडल्ट मेल है, ये FMG में क्वेश्चन पूछा हुआ लग रहा है। एडल्ट मेल प्रेजेंटेड विद द सिम्टम ऑफ ड्यूडेनल अल्सर, ओके, मैक्सिमम चांसेस ऑफ रिकरेंस विथ मिनिमल मॉर्बिडिटी वुड बी सीन आफ्टर, ठीक है। अच्छा, ये क्या पूछ रहा है कि फिर से रिकर करने का चांस विथ मिनिमल मॉर्बिडिटी, ठीक ना। मैक्सिमम चांसेस ऑफ रिकरेंस ये किसके साथ आता है, हाईली सेलेक्टिव के साथ, ट्रंकल के साथ, गैस्ट्रेक्टमी के साथ, ठीक है, और गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी के साथ। यस, गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी आंसर होगा। हाईएस्ट रिकरेंस रेट जो होता है गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी के साथ होता है बाय 50%। इट बाईपासेस ऑल द एसिड इन द जेजुनम, डायरेक्ट चला जाता है, ठीक है। सो द एसिड इज गॉन एंड अल्सर हिल, ठीक है, आराम से ड्यू टू। लेकिन इसका दिक्कत क्या है कि हाई रिकरेंस रेट होते हैं। नॉट डन एनी मोर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर नाउ, इट्स ओनली डन फॉर द ड्रेनेज, ठीक ना, ड्रेनेज के लिए करते हैं। अब आते हैं ट्रंकल वेगोटोमी में हाई रिकरेंस रेट होता है, लेस देन 5% ही होता है। हाईली सेलेक्टिव वेगोटोमी में भी रिकरेंस रेट होता है लेकिन 10% से कम होता है। इसीलिए ट्रंकल वेगोटोमी प्लस इंटरेक्टमी रिकरेंस रेट ओनली 1%। लीस्ट रिकरेंस रेट क्या करना होगा अपने को, ट्रंकल वेगोटोमी प्लस इंटरेक्टमी कर देंगे तो 1% से कम चांस रहेगा, ठीक है। ड्यूडेनल अल्सर का, ड्यूडेनल अल्सर रिकर कर रहा है, इसका मतलब है कि आपने गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी कर दिया है। यानी कि ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर मान लीजिए, ठीक ना, कि अगर ये ऐसे है, ठीक है, और यहाँ जेजुनम यहाँ से चालू हो रहा है तो आपने ये पोर्शन को कट किया और इसको डायरेक्ट यहाँ से जोड़ दिया, ठीक है, ये बोल रहा है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम चांसेस ऑफ रिकरेंस होने का यही रहता है और मिनिमल मॉर्बिडिटी भी इसी में होते हैं, ठीक ना, गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी में। आगे आता है, क्या बोल रहा है कि एक 18 पेशेंट है, कार्सिनोमा स्टमक विथ गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन और कार्सिनोमा स्टमक लेके आ रहा है। इन्वेडिंग द हेड ऑफ द पैनक्रियाज को भी पकड़ लिया विथ मेटास्टेसिस इन द राइट लोब ऑफ द लीवर में चला गया, ठीक है। तो अब इतना सब चीज़ फैल चुका है तो आपको लगता है कि हम कुछ रेडिकल गैस्ट्रेक्टमी प्लस राइट हेपेक्टमी कर पाएंगे, नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा फैलेगा। अब आपको बेसिकली पैलिएटिव करना होगा, गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी करना होगा विथ कीमोथेरेपी, है कि नहीं, क्योंकि ये पूरा जो है कार्सिनोमा स्टमक फैल चुका है, हेड ऑफ द पेनक्रियाज और दिस दैट, तो अभी पैलिएटिव सर्जरी ही सही रहेगा, ठीक है, डी बल्किंग नहीं चल पाएगा, ठीक है। गैस्ट्रिक कैंसर गोइंग टू द स्प्लीन पैनक्रियाज इज ऑपरेबल बट द कैंसर गो टू द हेड ऑफ द पैनक्रियाज इज इनऑपरेबल इन लीवर, ठीक है, लीवर इज इनऑपरेबल, लीवर भी ऑपरेबल नहीं, अगर लीवर में भी चला गया तो इनऑपरेबल, ठीक है। तो कहाँ कहाँ जाने पर ऑपरेबल होता है, स्प्लीन में
और पैनक्रियाज में अगर चला जाएगा गैस्ट्रिक कैंसर तो ये ऑपरेबल है, यानी कि सर्जरी के थ्रू हो जाएगा। नॉट सर्जिकली रिपेयर किस में हो पाएगा, जब वो हेड ऑफ पैनक्रियाज में चला जाता है, हेड ऑफ पैनक्रियाज में चला जाता है, लीवर में चला जाएगा तब, ठीक ना, ठीक है। ये सब में इनऑपरेबल है। ओके, विपल्स क्या होता है? विपल सर्जरी हम लोग डन करते हैं पैनक्रेटिक प्राइमरी हेड कैंसर के लिए, ठीक है। यहाँ बोल रहा है, ये कंफ्यूज हम लोग को करना चाह रहा है हेड ऑफ द पैनक्रियाज से, हेड ऑफ द पैनक्रियाज में विपल ऑपरेशन कर दें क्या, लेकिन यहाँ तो वो ज़रूरत ही नहीं ना है, यहाँ पे अपने को रेडिकली करना होगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है?